करेंगे अपन ओम्स लॉ पे, ठीक है। यानी कि ओम का नियम जो है ये क्या कहता है, ओम्स लॉ जो है ये क्या कहता है, इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। देखो मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूंगा तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगी। पहले थोड़ा सा समझो। मान लीजिए कि मेरे पास जैसे कि यहाँ पे मैं कोई परिपथ बनाता हूँ, परिपथ में यहाँ पे मैंने बैटरी से जोड़ दिया है इसको, ठीक है। यहाँ मान लीजिए मैंने एक ए मीटर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए मैंने एक स्विच लगा दिया, चलो यहीं लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, युक्ति लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, ओम्स लॉ को मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ इसके बारे में। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बिंदु ए रख दिया और यहाँ पे मैंने एक बिंदु बी रख दिया। मैंने यहाँ पे बिंदु ए और यहाँ पे बिंदु क्या रख दिया, बी। अब सुनो, ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, ये ओम्स लॉ क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये जो युक्ति बनी है ना, ये जो पूरा परिपथ बना है ना, पूरा का पूरा जो परिपथ है, इसमें किसी दो बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, तो इनके जो सिरे हैं, इनके जो क्या है, सिरे, इन सिरे जो दोनों सिरों है, ये जो दोनों सिरे हैं, इनके मध्य जो विभवांतर का मान होगा, यानी कि जो विभवांतर होगा वो इस टोटल परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसके क्या होगा, समानुपाती। में बराबर की बात नहीं कर रहा कि यहाँ पे विभवांतर का मान एक है तो धारा का मान भी 1 एम्पियर होगा, नहीं। मैं बात कर रहा हूं समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है, देखो समझ लो, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब है कि अगर इधर वाला बढ़ेगा तो इधर वाला भी उसके गुणज में बढ़ेगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे धारा का मान 1 एम्पियर है, ठीक है, धारा का मान 1 एम्पियर है और जो विभवांतर है उसका मान लीजिए 2 है। तो अब अगर धारा 2 एम्पियर हो जाएगी तो विभवांतर का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये समानुपाती है, न कि बराबर है, बराबर नहीं है, ये है समानुपाती। तो ये जो है ये आपके समानुपाती हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये समानुपाती है। अब समझो, इस थोड़ा सा और समझो। मुझे बताओ, ये पहली बात तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इतना सा बता ही दीजिए, ये बीच बीच में जानकारी जरूरी है। यहाँ पे माइनस टर्मिनल कौन सा होगा और प्लस वाला कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो थोड़ा सा ये जानकारी के लिए जरूरी है। बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा आपका, प्लस। छोटा वाला होगा वो आपका क्या होगा, माइनस। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे अपन ने जो ए मीटर लगाया, ठीक है, ए मीटर जो लगाया एम्पीयर मापने के लिए, तो ए मीटर जो लगाया, इसका माइनस टर्मिनल कहां होगा और प्लस कहां होगा। तो आप कहोगे फिर तो इसका भी इधर माइनस होगा, इधर क्या होगा, प्लस। लेकिन नहीं, कभी गलती मत करना। ध्यान रखना, जब भी ए मीटर को आप जोड़ो, कहीं पे भी जोड़ो ए मीटर को, तो माइनस वाला टर्मिनल माइनस वाले के साथ ही जोड़ना है। माइनस वाला माइनस के साथ, अन्यथा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और प्लस वाला जो है इधर से जाते हुए आ रहा है, तो प्लस वाले के साथ प्लस वाले को जलाना है, ठीक है। अब फिर से मैं यही बात करूं कि क्या ये बल्ब जलेगा क्या, तो फिर आप कहोगे जलेगा, लेकिन इसका ध्यान रखा करो, जब तक यहाँ पे स्विच आप ऑफ नहीं करोगे। ऑफ का मतलब इससे जो सर्किट बना हुआ है, जो पूरा परिपथ बना हुआ है, इस पूरे परिपथ को आपको बंद परिपथ यानी कि क्लोज जो है सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, बंद परिपथ करना पड़ेगा, क्योंकि धारा बंद परिपथ में ही बहती है। अब ओम्स नियम की बात आप समझ गए होंगे। ओम्स नियम ये कह रहा था कि इनके मध्य जो ये दो सिरे हैं, इनके मध्य जो विभवांतर का मान है, ये विभवांतर जो है वो भाई साहब इस कुल परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो आप इसे ना काफी में डेफिनेशन के रूप में नोट कर सकते हो, मैं लिखूंगा, वक्त लगेगा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान उसी परिपथ में बहने वाली धारा के सम अनुपाती होता है। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर आप देख सकते हो। दोस्तों एक बात और मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स ये इस बार मैंने थोड़ा सा टेक्निकली अपना, ये मैं उस फोन से, जैसे कि ये वाला मोबाइल है ना मेरा, इससे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस बार माइक की सुविधा थोड़ी सी उपलब्ध नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं है अभी उपलब्ध नहीं है इस टाइम। तो ये है कि कर लेंगे जुगाड़ कहीं कहीं से, जैसे अपन ने बोर्ड का जुगाड़ किया, खुद से कलर लाके रंग लिया, पोत लिया, बोर्ड बना लिया, है ना।
तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन अभी आप इस वीडियो में कमेंट्स करके बताना कि क्या इस वीडियो में भी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आवाज धीमी आ रही है तो आप है ना ईयरफोन का इस्तेमाल करो, ईयरफोन लगा के आप वीडियो देख लो, कुछ वीडियो देख लो, इसके बाद में मैं माइक की व्यवस्था कर लूंगा तो थोड़ा हो जाएगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं कि विभवांतर जो है, पहली बात तो ये विभवांतर विभवांतर आप बोल रहे हो, ये विभवांतर जो है ये है क्या, ये विभवांतर क्या है। तो विभवांतर की अगर बात करें तो देखो विभवांतर का ऐसे तो एसआई जो मात्रक अगर बोलेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट, जिसको अपन वी से दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन विभवांतर क्या कहता है, विभवांतर ये कहता है कि किसी, मान लीजिए ये यहाँ पे दो बिंदु है, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने वाला या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब सुनो मैंने क्या बोला, इसको एक एक चीज को आप पकड़ो, ढंग से पकड़ो कि किसी एकांक आवेश को, किसको भाई, आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब यहां पे देखो, जैसे पिछले में अपन ने देखा था विद्युत धारा में कि किसी समय में कितना आवेश जा रहा है, तो यहाँ पे किया गया कार्य जो मात्रा आ रही है वो किसकी आ रही है, कार्य की आ रही है। एकांक आवेश तो एक है ना, तो एक आवेश है, तो आवेश की अगर मात्रा एक है तो आवेश तो नीचे आ जाएगा, यानी कि गुलाम अपन ने नीचे कर दिया। लेकिन किया गया जो कार्य है भाई, कापी में जैसे कि टेस्टों में आपके नंबर देते हैं तो दो दो नंबर आ गए, या फिर आपके एक नंबर आ गए, या फिर जीरो आ गया, तो जो आपने कार्य किया वो कहाँ आ रहा है, वो सब ऊपर आ रहा है, वो सब कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो जो कार्य अपने कर रहे हो वो ऊपर आएगा, यानी कि वर्क कहाँ आएगा आपका, ऊपर आएगा। तो यहाँ पे विभवांतर का मान क्या आ गया, कार्य बट्टा आवेश, कार्य बट्टा आवेश, ये यहां से अपने पास निकल के आ गया। अब यहां से अगर निकल के आ गया तो मुझे बताओ कि कार्य का मात्रक क्या होता है, सबको मालूम है कार्य का मात्रक होता है जूल। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सबको मालूम है आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है भाई, कूलाम्ब, ठीक है। तो आवेश का मात्रक ये हो गया, तो ये देखो ये इसका मात्रक हो गया, तो इसका मतलब ये तो v बराबर ही चल रहा है, v बराबर यानी कि विभवांतर बराबर चल रहा है, तो विभवांतर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल विभवांतर का जो यहाँ पे विभवांतर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये भी एक इसका मात्रक बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये चीज हो गई विभवांतर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये ओम्स लॉ था ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ए मीटर का ये देख लिया, ये कौन सा टर्मिनल होगा, माइनस वाला होगा, ये कौन सा वाला होगा, प्लस वाला होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली। अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं कि जो ओम्स लॉ है ये क्या कहता है, यानी कि जो ओम्स लॉ है वो v बराबर, यानी कि v बराबर आई आर कैसे आया, v बराबर आई आर कैसे आया, ये कहां से आया, ये चीज हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अपन ने बात की थी वो की थी धारा के बारे में, और धारा यानी कि आई बराबर जो आया था वो आया था कि आवेश जो था, आवेश को हमने ऊपर रखा था और बट्टे में समय रखा था, टाइम रखा था, ठीक है। तो यानी कि जो किसी किसी आवेश को, एकांक आवेश को किसी समय में ले जा रहे हैं, तो ये जो दर होती है, यानी कि आवेश प्रवाह की जो दर के कारण हमने टी लगाया था, ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया था। यानी कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आवेश क्या हो गया, ऊपर में हो गया, और दर आया तो इसलिए बट्टे में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक है। तो ये समय आ गया था, तो यानी कि आई बराबर हमारा क्यू अपॉन में क्या आ गया था, टी, ये चीज हमारी फिक्स थी। अभी हमने देखा कि v बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है कि कार्य तो ऊपर आएगा, यानी कि w ऊपर आ जाएगा, और आवेश कहां आ जाएगा, नीचे, ठीक है। यानी कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया जो कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। अब इसने ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स ने ये कहा था कि जो यही विभवांतर है वो उसमें प्रभावित, यानी कि उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो धारा यहाँ पे क्या हो गई, आई हो गई, धारा क्या हो गई, आई, और ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्या है, समानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि v बराबर नहीं, सॉरी बराबर नहीं, ध्यान रखना बराबर नहीं, v समानुपाती किसके है, आई के है, v समानुपाती है आई के, यानी कि विभवांतर जो है ये समानुपाती किसके होगा, धारा के समानुपाती होगा।
अब सुनो, ये तो है यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह, लेकिन हमें यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह लगाना है, कभी भी ध्यान रखना, काफी लोग तो समझते ही नहीं है कि ठीक है बोल देते हैं स्थिरांक है वो है ना, लेकिन आपको समझना है थोड़ा सा कि जब भी समानुपाती का चिन्ह आ जाए तो ये समझ लो इसे हटाने के लिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि आप इस v को और i को ऐसे कैसे रख दो, v को और i को ऐसे कैसे रख दो, किंतु यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, स्थिरांक का मतलब है जिसका मान स्थिर होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कोई मान रख दूं यहाँ पे जो कि स्थिर रहना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा सकते हो। तो वो जो मान था उन्होंने रखा R, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ध्यान रखना, ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध, ये डीसी में इसको प्रतिरोध कहते हैं, और बाकी एसी के अंदर बात करें तो जेड आ जाता है, जिसे अपन प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। ये हम प्रतिरोध में पढ़ेंगे, बाद में समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया? IR। अब मुझे ये बताइए कि साहब R जो है यानी कि रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, ये यहाँ पे स्थिरांक क्यों रहेगा, बराबर क्यों रहेगा? रेजिस्टेंस तो बढ़ता रहता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, फिर स्थिर कैसे रहेगा? जी हाँ, आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये स्थिर रहता है, और कैसे रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, यहां से हमने देख लिया कि V बराबर IR तो आ गया, इस तरीके से V बराबर IR आया। अब सुनो, देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सारणी बनाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि ये अपने आप काम का नहीं है, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर आप अपनी नोटबुक में छापते रहिएगा, एक एक चीज आप पढ़ते जाओ, ऐसे पढ़ना है। एक कमेंट्स में आया था कि सर जॉब कैसे लगते हैं, ये आप बताइए। देखो वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेन चीज है अपना डर। अपने को ये रहता है कि नहीं मैं जॉब नहीं लगा तो क्या करूंगा। कॉन्फिडेंस रखो, लगूंगा, कॉन्फिडेंस रखो, लगूंगा, पर ये नहीं कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा तो भी लगूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस रखो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपको बिल्कुल वो नहीं करना, आराम से आप देखो पढ़ते जाओ, एक एक चीज को आप पढ़ते जाओ, मजा आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आने लग जाएगा, ठीक है? पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है, मैं खुद यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है? मुझे ये जॉब कर रहा हूँ ना, बोरिंग सा लगता है, पहले मैं कोचिंगों में पढ़ाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? अच्छा लगता था, लेकिन अब थोड़ा बोरिंग सा लगता है। हाँ, फिर भी अब तो क्लास चालू कर दिया, इसलिए थोड़ा सा चलो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मजा तो आ रहा है कम से कम, है ना भाई? देखो अब सुनो, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे V बराबर IR आ गया। यहाँ पे हम एक सारणी बनाते हैं, आप भी ये सारणी बना लीजिए, मैंने ये सारणी बना दी, ये सारणी हमारी तैयार होगी। देखो एक में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे विभवांतर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया विभवांतर, वोल्टता का मान लिख दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखूंगा धारा का मान, धारा का मान किस में मापेंगे? एम्पियर में, और विभवांतर का मान किस में मापेंगे? वोल्ट में। ध्यान रखना, विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट। अब सुनो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई जैसे कि विभवांतर का मान कुछ भी ले लिया, मान लीजिए सपोजली मैंने 1.5 ले लिया, कितना ले लिया? 1.5। और धारा का मान जो है, धारा का मान मान लीजिए 1 है, क्योंकि ये क्या है? समानुपाती है, दोनों समानुपाती है, यानी कि ये जो है ना, ये जितने के गुणज में बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा। तो मान लीजिए मैं इसको 2 के गुणज में बढ़ाता हूं, यानी कि मैं गुणा किससे कर देता हूं? 2 से। तो गुणा 2 से करूंगा तो यहाँ पे विभवांतर का मान जो है वो कितना वोल्ट हो जाएगा? 3 वोल्ट, ठीक है? जब 1.5 वोल्ट था तब तो धारा का मान 1 एम्पियर था, लेकिन अगर ये 2 से गुणा हुआ तो 1 एम्पियर भी कितने से गुणा होगा? 2 से, यानी कि यहाँ भी धारा का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। बात समझ में आई होगी। अब सुनो और बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए मैं इस 3 वोल्ट को, ये जो 1.5 वोल्ट है ना, इसको मैं 3 से गुणा करता, कितने से करता? 3 से गुणा, तो ये हो जाता कितना? 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट हो जाता, ठीक है? तो यहाँ पे धारा का मान भी 3 से गुणा होता, तो 1 3 से गुणा होगा तो कितना होगा? 3 एम्पियर। कितना एम्पियर? 3। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे मामला क्या है? तो आगे मामला है रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। ये जो प्रतिरोध है ये स्थिरांक रहता है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसे रहता है स्थिरांक? इससे आपकी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो कैसे रहेगा भाई, अभी हमने देखा कि V बराबर होता है IR। तो एक बात बताओ, R का मान तो आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि गणितीय नियम ये कहता है कि यदि आपको R चाहिए तो उसके साथ वाले को दूर भगाओ, फेंक दो उसको उठा के। तो इस I को इधर उठा के फेंकेंगे, लेकिन फेंके तो ढंग से।
नहीं तो इसके हाथ पांव टूट गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, मतलब इधर से इधर आएगा। देखो यहाँ पे ये गुणा में है, आर के गुणा में, क्योंकि चिन्ह नहीं है प्रतीकों के बीच तो गुणा का माना जाएगा। तो ये इधर आएगा तो ये किसमें आ जाएगा, भाग में, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर बराबर वी बट्टे में क्या आ जाएगा, आई। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का सूत्र निकल के आया कि रेजिस्टेंस यदि किसी का निकालना है तो विभवांतर में आप भाग किसका दे दीजिए, धारा का। विभवांतर में भाग किसका दे दो, धारा का दे दो, अपने आप आपके पास प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, देखो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना, मेरे पास विभवांतर दे रखा, विभवांतर है 1.5 और यहाँ पे धारा का मान दे रखा है 1। तो मुझे अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं सीधा सा रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, विभवांतर है 1.5, 1.5, 1.5 में मैं भाग किसका दे दूंगा, धारा का। तो धारा का मान कितना है, 1। तो धारा का मैंने 1 का इसमें भाग दिया, तो मैंने जैसे इसमें भाग दिया तो मेरे पास तो 1.5 आ गया। ऐसे कैसे, क्यों, 1 का भाग किसी में भी दो, ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 1.5 मेरे पास किसका मान आया, रेजिस्टेंस का। चलिए लिख देते हैं 1.5। अच्छा ठीक है, 1.5 अपन ने दे दिया। अब मुझे ये बताइए कि यहां से अगर अपन बात करेंगे कि विभवांतर का मान यदि 3 हो और धारा का मान यदि 2 हो, विभवांतर 3 धारा का मान 2, तो भी क्या रेजिस्टेंस 1.5 ही आएगा क्या, जी हाँ आएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा उधर दूर जाना होता है तो इधर थोड़ा सा देख लीजिए। देखो वही है, R बराबर क्या होगा, V बट्टा में I। तो विभवांतर कितना है, 3, विभवांतर है 3 और धारा कितनी है, 2 एम्पियर की। तो 3 में भाई साहब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो फिर से रेजिस्टेंस का मान कितना आया, 1.5। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए वो विभवांतर का मान कितना है, 4.5 और धारा का मान कितना है, 3। वैसे 3 होगा तो ठीक है, नहीं तो 2.8 या फिर 2.9 इतना हो सकता है। थोड़ा बहुत धारा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे भाई चालक जो भी पदार्थ होता है, चालक पदार्थ, उसका भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अपना भी एक प्रतिरोध होता है, तो इस वजह से थोड़ा घट जाती है, कहीं थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट के कारण थोड़ी सी धारा घट सकती है। लेकिन यहाँ पे अपन ने ले लिया समानुपाती है, तो समानुपाती ओम्स ने कह दिया। अब सुनो, अपन बात करते हैं तीसरे नंबर वाली कि इसमें भी क्या वही रेजिस्टेंस का मान 1.5 आएगा क्या। तो देख लीजिए यहाँ पे 4.5 में हमें भाग किसका देना है, 3 का। क्यों, क्योंकि ये विभवांतर है, क्या है यहाँ पे, धारा है, यानी कि V बट्टा क्या आ जाएगा, I, V बट्टा I आ जाएगा। तो सुनिए V बट्टा जो I है, यहाँ पे भाग देते हैं। देखो 45 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 45 में 3 का अपन भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 बार जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था तो एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि फिर से रेजिस्टेंस का मान जो है वो कितना आया, 1.5, 1.5 आ गया किसका मान, रेजिस्टेंस का। तो हमने ये चीज समझा कि हमेशा जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, ये क्या पाया जाएगा, आपका समान पाया जाएगा, स्थिरांक रहेगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे ले सकते हो कुछ समय के लिए। वोल्ट का मान 3 एम्पियर 3 वोल्ट था और धारा का जो मान था, यानी कि धारा का जो मान था वो अपन ने 1 एम्पियर लिया था, 2 एम्पियर आ गया था, 3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1.5 था, फिर कितना था, 3 था और फिर कितना था, 4.5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओम्स की एक सारणी बनाते हैं जो कि आपको बुकों में भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओम्स का ग्राफ क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पे इधर मैं धारा का मान देता हूँ, इधर किसका मान देता हूँ, धारा। जैसे कि ये मैंने पॉइंट बना दिए कुछ इस तरीके से, ये बना दिए, ये बना दिए और ये बना दिए, ठीक है। तो धारा का मान, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया धारा का मान 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, ये चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वोल्टता का मान, तो वोल्टता का मान 1 एम्पियर होगा तो वोल्ट जैसे कि 1.5 है, ठीक है। फिर क्या होगी, 3 होगी, फिर क्या होगी 4.5, ये बढ़ता जाएगा मामला, ठीक है। 4.5 क्यों, क्योंकि 1.5 की आधा है ना। या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि नहीं आप तो 1 2 3 ही लिखो, ऐसे क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा इस तरीके से बन जाएगा, ये लो जी, ये लिख दिया। तो यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 5। तो देखो यहाँ पे अगर वोल्टता का मान कितना आ रहा है, 1.5, तो धारा का मान 1, यानी कि यहां से देखेंगे और अपने को डेट पर ले जाना है, 1.5 तो बीच में आएगा, तो लगभग इस जगह पे
इस जगह पे ये जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो बिंदु देख रहे हैं वो देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे अपन अगर धारा का मान 2 है तो वोल्टा का मान 3, यानी कि इसके यहाँ और ये इधर से यहाँ, तो ये मैं थोड़ा सा इधर से टिक मार्क कर देता हूँ, तो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि अगर यहाँ पे धारा का मान यदि 3 एम्पियर हो, धारा का मान कितना एम्पियर हो 3, तो वोल्टा का जो मान होगा वो होगा 4.5, यानी कि इस जगह आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर इसको मान लीजिए अपन ने एक सीधे रेखा में मिलाए इनको, तो बिल्कुल ये सीधी रेखा बनेगी। तो ये औंस ग्राफ हो गया, यानी कि यदि आप एम्पियर और जो यहाँ पे वोल्ट है, वोल्ट इसका अगर ग्राफिक बनाओगे तो जो ये रेखा बनेगी वो बिल्कुल क्या बनेगी, सीधी, बिल्कुल क्या बनेगी, सीधी। और सीधी बन गई तो ये जो है यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे रेजिस्टेंस स्थिरांक होता है उसी तरीके से ये इस तरीके से चलती रहती है, बिल्कुल ऐसा घुमा घूमी बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो था ये था ओम्स का जो ग्राफ था, वो हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब सुनो, ये जो ओम्स नियम है, ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ है, ये एसी पर भी कार्य करेगा और ये डीसी पर भी कार्य करेगा। एसी डीसी दोनों पर कार्य करेगा, किंतु एक अपवाद है, एसी में प्रतिरोध को आर से दर्शाएंगे, जबकि सॉरी डीसी में आर से दर्शाएंगे, और एसी करंट में इसी प्रतिरोध को प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, जिसे हम किससे दर्शाएंगे, जेड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, जेड से। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी, डीसी में आर से और एसी में जेड से। अभी एसी डीसी क्या है इसके बारे में बताएंगे, अल्टरनेटर करंट, डायरेक्ट करंट, इनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ओम्स लॉ आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।